चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। लास्ट के 2 लेक्चर आपने इंट्रोडक्शन के बेस पे देखा कि उसमें हमने बताया क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है और क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पर फेल हुई जिसके कारण हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आया, और क्वांटम मैकेनिक्स के कितने स्टेज थे और उसमें भी कितने व्यूज आए थे उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। अगर आपको देखना है तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप जाकर सिंपली देख सकते हैं। सो चलिए आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यदि सिंपल सा आप समझिए, पहले जब 19th सेंचुरी के पहले आपका कहा जाता था, मतलब 1900 के पहले आपको बोला जाता था कि कोई भी बॉडी यदि मूवमेंट में है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, जैसे आप ही चल रहे हो, इनफैक्ट कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका जो पोजीशन है, उस बॉडी का जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन हमें उसकी पोजीशन को निकालने के लिए या उसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए कोई भी लॉ मालूम नहीं था, कोई भी लॉ मालूम नहीं था हमको। तब जाकर सर आइजैक न्यूटन ने एक अपना थ्योरी दिया था जिसे आप न्यूटन क्लासिकल थ्योरी के नाम से जानते थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। व्हेनेवर वी कैन से that anybody in a movement, anybody in a movement, it means that, लिख सकते हैं यहाँ पर, implies that, इसका ये मतलब हुआ the position of body, the position of body change with time। अब हमें इतना तो मालूम चल गया कि जो पोजीशन ऑफ बॉडी था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तभी वो मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पर मान लो 5 बज रहे हैं, अगर वो 1 घंटे बाद 6 बजे आगे चल रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई और टाइम के साथ साथ चेंज हुआ, तो वो मूव कर रहा था। टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक थियरी दिया था, लिखेंगे टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सर आइजैक न्यूटन गिव अ थियरी, अपनी एक थ्योरी दी थी, विच इज आल्सो नोन एज न्यूटन्स क्लासिकल थ्योरी या फिर न्यूटोनियन थ्योरी आप बोल सकते हो। न्यूटन्स क्लासिकल थ्योरी, जिसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कर सकते हो, और करके लिख सकते हैं, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अगर हम बात करें जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन था, इन्होंने अपने लॉ में 3 लॉ दिया था, 3 नियम इन्होंने दिए थे, जो कि आल्सो क्लास 9th के बच्चों को भी पता होता है, क्योंकि ये टॉपिक्स क्लास 9th का भी है। छोटा सा वहां पर बता दिया गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 नियम थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिफिनेशन दे दिया गया। ये आपको 9th में भी पढ़ा रहा होगा, 11th 12th में भी आपने पढ़ा था। सो न्यूटन्स जो लॉ ऑफ मोशन था वो 3 लॉ इन्होंने दिया था। न्यूटन्स जो फर्स्ट था उसे बोला गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एंड जो हमारा सेकंड आया उसे बोला गया न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, एंड फाइनली जो हमारा लॉ इन्होंने दिया ये थर्ड, जिसे आप बोल सकते थे न्यूटन्स थर्ड लॉ।
और इसे ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप बोलते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोग ऑलवेज पढ़ते आए हो कि यदि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, द फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, अदरवाइज द फ्रेम विच इज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया दैट इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम, आल्सो कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब ऐसा फ्रेम जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता हो वो इनर्शियल फ्रेम हो जाता था, और ऐसा फ्रेम जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करता था वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता था। तो हमने वहां पर बताया भी था लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो आज भी हम वही चर्चा करने वाले हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ जो ने दिया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और न्यूटन थर्ड लॉ जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, इसका नाम एक और था एक्शन रिएक्शन, काफी लोग इसी के नाम से जानते हैं लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब यदि आप दीवार पर थप्पड़ मारो तो आपके हाथ में भी लगता है, मतलब दीवार भी उतनी क्रिया आप पर करती है, जितना फोर्स आप दीवार पर लगाओ उतना फोर्स लगाता है ना। मतलब इसी को बोला जाए, जैसे आप तैरते हो ना, कुछ ये भी नियम उसी पे फॉलो होता है, हालांकि वहां पर एक अलग से फोर्स लागू होता है। अब यहीं पर आप लोग सोचिए, अब आप लोग यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम पढ़ना चाहते हैं कितने बच्चों को आता है कि जब आप तैरते हो किस फोर्स के कारण आप ऊपर रहते हो, वो चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, डोंट वरी। सो इतना नोट कीजिए, सबसे पहला आइडेंट डालेंगे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए फटाफट से। सो चलिए सबसे पहला हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो चलिए फर्स्ट हेडिंग हमारा आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि न्यूटन्स ने जो फर्स्ट लॉ दिया था कि कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन इट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए। अब आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि यदि हम गेंद को लुढ़का दें तो वो आफ्टर सम टाइम रुक जाती है, जबकि हमने उस पर तो कोई फोर्स लगाया नहीं। तो इसका एक कारण होता है कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, जो कि जमीन और गेंद के बीच में लग रहा है और उसे रोक रहा है। अगर आप किसी ऐसे सरफेस पे उसे लुढ़का दीजिए जो कि फ्रिक्शनलेस हो, जिससे फ्रिक्शन हो ही ना, फिर देखिए क्या होता है, आपकी गेंद कभी नहीं रुकेगी, हमेशा मूव करती रहेगी। आप एक कांच के प्लेट पर ही लुढ़का के देखिए, बहुत ही दूरी तक तय करेगी वो गेंद, लेकिन कांच पर भी फ्रिक्शन होता है। अब इसे पता कैसे लगाएं कांच पर फ्रिक्शन होता ही नहीं? आप पेन से लिखिए, कांच पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। मार्कर से लिखिए, इवन सब कुछ लिख पाएंगे। तो इससे ये मतलब निकला कि कोई भी बॉडी यदि मूव करे तो मूव ही करेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार a body must be continue in its original state either moving or rest। लिख सकते हैं आइदर रेस्ट और मूविंग, चाहे वो रेस्ट का स्टेट हो चाहे वो मूविंग का स्टेट हो, वो मस्ट बी कंटिन्यू इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, तब तक बनी रहेगी अनलेस एक्टेड एनी एक्सटर्नल फोर्स अपॉन, जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई फोर्स ना अप्लाई करें तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इंप्लाइज दैट इफ नो एनी फोर्स
नो एनी फोर्स अप्लाइड देन नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स नहीं हो रहा है मतलब F इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब देखिएगा फोर्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा, फोर्स मतलब 0 है। जब फोर्स यहाँ पर 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इसे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन भी 0। मतलब जब फोर्स 0 तब एक्सीलरेशन भी हमारा 0 होगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से हम अगर बात करें P की वैल्यू निकालना, मोमेंटम भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि मोमेंटम क्या होगा। सिंपली आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एज वी नो दैट टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। टोटल एनर्जी हमारा क्या है, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी जानते हो। यहाँ पर अगर ना जानते हो तो आप लोग लिख लीजिए कैपिटल V, यहाँ पर कैपिटल K, टोटल एनर्जी E। तो E इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, K इक्वल टू हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, प्लस में कैपिटल V। सिंस हम यहाँ पर ले रहे हैं कोई मूविंग पार्टिकल है, तो जब मूविंग पार्टिकल है ये पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो रुका हुआ है तो रेस्ट मास एनर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट मास 0, मूविंग पार्टिकल है हमारा, कोई मूव कर रहा है पार्टिकल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 ले लिया जाएगा। हियर मूविंग पार्टिकल टेकन, सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0, पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0। यहाँ पर सिर्फ मूविंग पार्टिकल लिए जा रहा है, बस ध्यान समझिएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो E की वैल्यू मिलेगी क्या, E इक्वल टू हाफ mv²। हम इसको अगर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, m² v² अपान में 2m। हमने क्या किया, m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं सिंस P इक्वल टू m ही, तो इसको लिख सकते हैं p² अपान में 2m। यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंस P इक्वल टू mv, मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये E की वैल्यू दिख रही है आपको। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू फाइंड करें, P इक्वल टू p² इक्वल टू 2m ही हो जाएगा, p² इक्वल टू 2m इंटू में E होगा कि नहीं, p² इक्वल टू 2m। और यदि हम यहाँ से P निकाल लें, P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू में, वेयर P इज द मोमेंटम, हमारा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम है, ठीक। और m इज मास ऑफ पार्टिकल, एंड E इज द टोटल एनर्जी। नोट करें। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ के बारे में डिफिनीशंस, और कुछ पॉइंट्स भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ पे, नोट करें यहाँ तक फटाफट से। तो चलिए अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो अप्लाइड किसी भी पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
momentum is directly proportional to the applied force। किसी भी पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स थे, यहाँ पर कोई एक अलग से कांस्टेंट इन्होंने नहीं लाया था, ये लगभग इक्वल ही बता दिए थे। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू डी पी अपान में डी टी। कई बुकों में P जो है कैपिटल P दिखाया जाता है, अक्सर ये मोमेंटम जो होता है स्मॉल p से, कैपिटल P प्रेशर होता है। कई बुकों में लिख दिया जाता है, तो वो बुक की इच्छा है, वहाँ पर दिखा दिया जाता है वेयर कैपिटल P इज इक्वल टू मोमेंटम। आप यहाँ पर लिख सकते हो P इज ए मोमेंटम। ठीक, अब चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में आया। अब बात ये नहीं समझ में आती, काफ़ी बच्चे तो पढ़ते आए हैं काफ़ी, क्योंकि छोटी बुकों में लिखा गया है F इक्वल टू एम ए, यही जानते हैं इससे। अब सर ये क्या होता है, ये नहीं समझ पाए। हालांकि आप लोग सभी को आता होगा, लेकिन बता देते हैं हम कि F इक्वल टू एम ए आया कहाँ से। अगर आप एम ए के रिस्पेक्ट में निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको F इक्वल टू डी अपान डी टी। यहाँ पर P की जगह लिख लोगे एम वी, सिंस P इक्वल टू एम वी होगा। यहाँ पर आप सभी जानते हो ऐसा होता है, P इक्वल टू एम वी। तो अब यहाँ पर दिखा सकते हो कि m डी अपान डी टी इंटू में v। बोलो ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि मास हमारा क्या है, मास हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिएगा हमारा जो न्यूटन्स लॉ था वो कांस्टेंट मास के लिए ही लागू होता था, तभी ये आएगा है। वेरिएबल मास के लिए ये लागू ही नहीं होता, जिसे अभी हम आगे चल के इसकी लिमिटेशंस में बताएंगे। वेरिएबल मास मतलब आप कोई एरोप्लेन भेज रहे हो, तो एरोप्लेन का मास यहाँ पर ज़्यादा होगा, जाने के बाद कम हो जाएगा। सर ये कैसे? अरे बालक, उसमें फ्यूल डला होगा, पेट्रोल डला होगा उसमें, तो मास ज़्यादा होगा, धीरे धीरे उसका ईंधन कम होता चला जाएगा और उसकी भार जो होगा कम हो जाएगा ना। तो उस पर ये न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं हुआ था, याद कीजिएगा, dv अपान dt। और हम जानते हैं dv अपान dt इक्वल टू एक्सेलरेशन, एम एफ इक्वल टू एम ए, वेयर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू dv अपान में dt। ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। अब अगर हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ की, हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता था न्यूटन का? न्यूटन का थर्ड जो था वो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन था। मतलब आप जितना फोर्स अप्लाइड करोगे उतना वो अपोजिट फोर्स भी अप्लाइड करेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज ए अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन कमा there is equal and opposite reaction। कोई भी आपका जो एक्शन कर रहे हो वो जो रिएक्शन होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, मान लो दीवार पे आपने थप्पड़ मारा, फोर्स आपको इस तरफ फोर्स लगा रही है। मतलब अगर आप फोर्स 1 की बात करो, 2 पर जो लगने फर्स्ट पे 2 के कारण जो लगने वाला फोर्स है इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 2 1 होगा। समझ पाए इसका मतलब? जैसे कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो फोर्स लगाया एफ, ए ने बी को मारा, या पहले बी ने ए को मारा। किसको मारा? ए को मारा। किसने मारा? बी ने मारा। जो बाद में लिखा जाता है उसने मारा, इक्वल। तो ए भी मारेगा ना, लेकिन अपोजिट, ये इधर अगर फोर्स लगा रहा है तो ये इसका फोर्स इधर लगेगा। ठीक, अपोजिट रिएक्शन। माइनस ये अगर एक कोई भी डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, दूसरा नेगेटिव हो ही जाएगा, चाहे जो पॉजिटिव लो। फोर्स बी को थप्पड़ मारा ए ने, ये चीज
क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। नोट डाउन करें फटाफट से, नोट डाउन करें, कंफर्म। चलो अब हम बात करते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या था, नोट करें। अब हम चलते हैं इसके लिमिटेशन पर। सो चलिए अब हमारे सामने है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ कहाँ कहाँ लिमिट हो गया था। सो फर्स्ट तो हमारा टॉपिक था इट लॉ या दिस लॉ डज नॉट गिव एनी फिनोमिना या एनी theory about very small particles बहुत स्मॉल पार्टिकल जो था, जैसे आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल सकते हो, उसके बारे में ये कोई थ्योरी नहीं दी थी, ये डायरेक्ट फेल हो गया था। ठीक, दूसरा कह सकते हैं दिस लॉ is valid for only constant mass of particle, constant mass, ये केवल कांस्टेंट मास है तभी वैलिड करता है, अदरवाइज कांस्टेंट मास नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप दिखा दो यहां पर, इफ मास इज वेरिएबल, mass is variable, then this theory fails, this law fails, ये लॉ तुरंत वहीं पर फेल हो जाता है बेचारा ना। मतलब ये इंप्लाइज दैट, अगर बता दो जैसे एरोप्लेन की गति अगर इसको निकालनी हो ना, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, क्या निकाल पाएगा? एरोप्लेन उड़ रहा है तो धीरे धीरे उसकी फ्यूल कम हो रही है, उसका मास चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके पास वेरिएबल मास है, वेरिएबल मास है। खगोलीय पिंड निकाल लेते हैं, खगोलीय पिंड में कम मास तो कम हो नहीं रहा, जनरली जा रहा है। दूसरा, आप ड्रॉप ऑफ रेन, इसका भी वेरिएबल मास होता है। बताओगे सर इसका कैसे वेरिएबल मास होता है? जितनी बड़ी ड्रॉप ऊपर से आ रही है उतने नीचे गिर रही है। देखो होता क्या है, मास आप वेट से यहां पर मत लो, मास लो। यहां पर ये बादल है, बादल, ठीक, घनघोर बादल, लग रहा है बादल, ये क्लाउड है, ठीक। अब यहां से पानी की बूंदें गिरी, ये इतनी छोटी बूंदें गिरी, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी हो जाती है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इतनी बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। अब ये कैसे होता है? छोटी बूंदें टूटती हैं और धीरे धीरे जितने भी यहाँ पर वेपर पार्टिकल होते हैं, वेपर पार्टिकल, उनसे ये रिएक्ट करते हुए उनको अपनी तरफ अब्जॉर्ब करते हुए ये बड़े रूप धारण करती है और ये चली जाती है। मास इसका यहाँ कम था, यहाँ पर ज़्यादा हो गया। अब हम चलते हैं इनएडिक्वेंसीज पर। ये लिमिट हो गई थी, जैसे ये लिमिटेशन था, इसका लिमिट होने के बाद कुछ इसकी अपर्याप्तता थी, क्योंकि ये आगे जाकर लिमिट हो गई, कमियां इसकी निकलने लगी, तो ये कुछ टॉपिक तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई बिल्कुल भी, ये अपर्याप्त हो गई वहाँ पर। सो चलिए अब हम देखते हैं इनएडिक्वेसीज, इसकी अपर्याप्तता क्या थी, नोट डाउन करें फटाफट से। सो चलिए अब हमारा टॉपिक होगा इनएडिक्वेसीज, इसकी अपर्याप्तता क्या थी। तो सबसे पहला बताएंगे, ड्यू टू अबव लिमिटेशन द क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट। ये कुछ फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे जिसके कारण इसकी ये इनएडिक्वेंसीज आ गई। आप यहाँ पर बता सकते हो कि फर्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से अगर हम देखें, इफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बी कंसीडर्ड, कोई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाए, रिवॉल्विंग अराउंड पॉजिटिव न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, द एटम में बी स्टेबल इफ एंड ओनली इफ एज रिक्वायर्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स।
वह जो एटम होगा वो हो सकता है स्टेबल हो इफ एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ एज रिक्वायर्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉन बी ट्रीटेड एज प्लेनेट, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो प्लेनेट के रूप में ट्रीट करेंगे, प्लेनेट की तरह ट्रीट करेंगे, एंड न्यूक्लियस एज द सन, और जो न्यूक्लियस होगा वो सन के रूप में अपने फोकस पर स्थित होगा। मतलब रदरफोर्ड ने ही तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करेंगे एज प्लेनेट, एंड जो मान न्यूक्लियस होगा वो किस पर होगा, एक सन की तरह होगा। बट अगर हम एक्चुअली देखें कि क्लर्क मैक्सवेल जी ने आए थे, क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था अपनी थ्योरी में कि द मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि वो मूव कर रहा है, जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन कहें या वेव कहें या एनर्जी कहें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगा। तब रेडिएशन को इमिट करने के कारण ड्यू टू दिस कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ एनर्जी, जब रेडिएशन इमिट कर रहा है तो आपका एनर्जी लॉस होगा, जब एनर्जी लॉस होगा तो यह धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ क्लोजर होगा, नज़दीक आएगा, और नज़दीक आते आते उस पर गिर के नष्ट हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि ऑब्वियस दैट द क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लासिकल मैकेनिक्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब जो इसने बताया था किस प्रकार से ये होता है, क्यों ये एक सूर्य की तरह ये फोकस पर स्थित होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बट क्लर्क मैक्सवेल ने तो इसे प्रूव करके बता दिया कि ये तो गिर के नष्ट हो जाएगा न्यूक्लियस। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें सफल नहीं हो पाई थी। दूसरा हमारा था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें भी नहीं सफल हो पाई थी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी के अनुसार हम जाते हैं कि एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एक्साइटेड एटम होते हैं हाइड्रोजन के वो इमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ कंटिन्यूअसली, सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली वो इमिट करते रहते हैं, एंड देयरफॉर तब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी कंटिन्यूअस, जो स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का एटम का वो जब वो कंटिन्यूअस वेवलेंथ की रेडिएशन को वो इमिट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। बट इन कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन द स्पेक्ट्रम इनफैक्ट वास्तव में द स्पेक्ट्रम इनफैक्ट जो स्पेक्ट्रम होता है कंसिस्टेंट ऑफ डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअसली, मतलब जब वो कंटिन्यूअसली, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बता रहे हैं, कंटिन्यूअसली रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ कंटिन्यूअसली, मतलब इमिट करता है रेडिएशंस को कंटिन्यूअसली, तो उसका स्पेक्ट्रम भी तो कंटिन्यूअसली होना चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में वो डिसकंटिन्यूअस होता है। हमने ये दिखा दिए थे रिडबर्ग जी ने, रिडबर्ग ने अपने फार्मूला बताया था न्यू बार इक्वल टू RH 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। आगे चल के बच्चा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में खूब इसमें पढ़ेंगे। आगे हम लास्ट ईयर में BSc सेकेंड ईयर में पढ़ के भी आए हैं फिजिक्स में, आप सभी ने इसको पढ़ा था और क्लियर हमने समझाया भी था काफ़ी। अगर वो बच्चे समझे होंगे, जो पुराने बच्चे होंगे सेकेंड ईयर हमसे जुड़े होंगे, उनको आता होगा ये फार्मूला, और इनफैक्ट सभी लोग पढ़ के आए हों। वेयर टर्म हैव देयर यूज सिग्निफिकेंस। अब हम कह सकते हैं देयरफॉर क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द अकुरेंस ऑफ सच डिस्क्रीट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्यों डिसकंटिन्यूअस होती है ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पाई थी। मतलब ये हुआ कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स ने न तो एटम का स्टेबिलिटी बता पाया और न ही उसके कंटिन्यूअसली के बारे में बता पाया, मतलब जब वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन को इमिट कर रहा है तो कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम भी आना चाहिए, बट वो डिसकंटिन्यूअस आया था। रिडबर्ग ने दिखाया था कि जो न्यू बार था वो इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, दैट इज ए नॉट कंटिन्यूअस। सो इसके बारे में भी ये थ्योरी लिमिट हो गई थी। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक हो वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में होगा। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।